शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बात सबसे पहले संगम नगरी प्रयागराज की करेंगे, जहां के पवित्र त्रिवेणी जल की डिमांड लगातार बनी हुई है और ये डिमांड सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी आ रही है, जिसके बाद त्रिवेणी के जल को कांच की 1000 बोतलों में पैक करके प्रयागराज से जर्मनी भेजा गया। और इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्य असम में भी त्रिवेणी का जल टैंकर में भरकर भिजवाया गया है, ताकि जो लोग महाकुंभ नहीं पहुंच पाए वो इस पवित्र जल को ले सके और स्नान कर सके। प्लास्टिक और कांच की बोतलों में पैक ये जल कोई मामूली जल नहीं है, बल्कि ये संगम का पवित्र जल है, जिसकी डिमांड महाकुंभ खत्म होने के बाद भी लगातार बनी हुई है। ये डिमांड देश के अलग अलग राज्यों से भी आ रही है और विदेशों से भी। इसीलिए इस मांग को पूरा करने का जिम्मा उठाया है स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं ने, जो महाकुंभ खत्म होने के बाद से त्रिवेणी के जल की करीब 50,000 बोतल तैयार कर चुकी है, जिन्हें नागपुर की शिव शंभू ग्रुप सोसाइटी को भेजा गया। हम लोगों को बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ये कार्य करने को मिल रहा है। और आज जो महाकुंभ की जो दृश्य रहा है वो अपने आप में ये बता दिया कि प्रयागराज सब जगह से उत्कृष्ट जगह है, कि जो लोग कितने लाखों रुपया खर्च कर करके आके सब लोग संगम नगरी में डुबकी लगाएं। तो अब हम लोगों का ये प्रयास है कि जिन जगह पे अभी कुछ हमारे संगम जल नहीं पहुंच पाए हैं तो वहाँ से डिमांड हो रहा है, तो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ये नारी शक्ति सीएलएफ के द्वारा विकासखंड जसरा के द्वारा उन स्थानों पे हम लोग पैकेजिंग करके भेजते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 18 गांव के हमारे लोग हैं और 3,500 महिलाएं इसमें काम कर रही हैं। और इसके साथ साथ ये मल्लाह को नमामि गंगे में जैसे है कि हम पहले इनका मछुआरे लोगों को मछली मारने का काम था, ये नाव का बालू खनन का, तो ये आपको भी पता है कि सरकार इसको बंद कर दी है नमामि गंगे के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा प्रेरणा है कि हम संगम का जल क्यों न भेज कर लोगों का मान सम्मान भी बढ़ाएं और इनसे रोजगार भी हमारे महिलाओं के बीच में मिल रहा है। त्रिवेणी के इस पवित्र जल की मांग पूर्वोत्तर के राज्य असम से भी आई, तो वहाँ भी टैंकरों में भरकर गंगा जल भेज दिया गया। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी प्रमोद शर्मा ने बताया कि हाल ही में गुवाहाटी स्थित परम शिवम शिव मंदिर योगाश्रम के संत राजा रामदास निजी टैंकर लेकर संगम पहुंचे थे। तब दमकल विभाग ने गंगा जल भरवाने में उनकी मदद की। इसी तरह जब गंगा जल की डिमांड जर्मनी से आई तो वहां भी 1000 गंगा जल से भरी बोतल भेज दी गई। बताया गया कि श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के जरिए ये जल विदेश भिजवाया गया, ताकि जो श्रद्धालु महाकुंभ के दौरान प्रयागराज नहीं आ पाए उन्हें संगम का ये पवित्र जल उपलब्ध कराया जा सके। हम लोगों ने अपने भारत में भी कई स्टेट में भी भेजा है, जैसे अभी नागपुर में हमारे शिव शंभू ग्रुप को 50,000 बॉटल भेजा गया है। अभी अन्य जगहों पे हम लोगों ने 15 जर्मनी के लिए भी हम लोगों ने अवधेशानंद महाराज जी के माध्यम से 1000 बॉटल का हम लोगों ने सप्लाई किया हुआ है। और भी अमेरिका से 15,000 बॉटल का ऑर्डर प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए भी हम लगातार ऑर्डर मिल रहा है। महाकुंभ के दौरान भी राज्य सरकार की पहल पर प्रदेश की अलग अलग जेलों में त्रिवेणी का पवित्र जल भिजवाया गया था और महाकुंभ खत्म होने के बाद भी राज्य के सभी जिलों में फायर ब्रिगेड के जरिए गंगा जल पहुंचाया गया, जिसके पीछे सरकार की कोशिश यही रही कि जो लोग महाकुंभ में किसी वजह से नहीं पहुंच पाए उन्हें प्रसाद स्वरूप त्रिवेणी पवित्र जल मुहैया करा दिया जा सके। कहा तो ये भी जा रहा है कि महाकुंभ का देश और दुनिया में ऐसा प्रचार हुआ कि त्रिवेणी के पवित्र जल की डिमांड कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसका बड़ा फायदा स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं को आर्थिक तौर पर हुआ है। 500-600 फैमिली जो हमारे हैं डायरेक्ट अफेक्टेड है, इससे कार्य कर रहा है और उसका अच्छा खासा इनकम ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक वरदान साबित हो रहा है और रोजगार का अवसर भी प्लेटफॉर्म दे रहा है। इससे कई हमारे बहनों के घर की रोजी रोटी भी चल रही है। और अब गंगा जल यही हम लोग पैकिंग करते हैं, इसको बॉटल में भरते हैं, बाहर भिजवाते हैं।
तो इसलिए 2 पैसा कमाने का रास्ता भी मिल गया है। पति के साथ कंधे पे कंधा मिला के चल रही हूँ। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास रहा। एक तो 45 दिनों में रिकॉर्ड 66 करोड़ तीर्थ यात्री पहुँचे, जिससे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को रफ्तार मिली, और दूसरा ये कि कई ऐसे विश्व रिकॉर्ड बने जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। आपको लखनऊ लिए चलते, जहां का अकबर नगर इलाका पिछले साल हुई अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के चलते खूब सुर्खियों में आया था, लेकिन अब अकबर नगर इलाके की उसी जमीन पर सौमित्र वन नाम का पार्क बनकर करीब करीब तैयार हो चुका है, और इस पार्क का निर्माण कुकरेल नदी के किनारे गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर ही किया गया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक ये सौमित्र वन लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। हरी भरी पेड़ पौधे, जमीन पर नर्म मुलायम हरी घास, टहलने के लिए साफ सुथरे रास्ते और चारों तरफ लोहे की जाली की फेंसिंग। ये बदली हुई तस्वीर लखनऊ के उस अकबर नगर इलाके की है, जहां पिछले साल अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया, जिसके चंद महीनों बाद ही वहां एक शानदार पार्क आकार ले चुका है। पार्क को सौमित्र वन नाम दिया गया है, जो भगवान राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर है। कई महीनों बाद एक बार फिर हम उसी जगह पहुंचे हैं, एक नई तस्वीर आपको दिखाने, जो अब काफी कुछ तब्दील हो गई है और शायद बेहतरी की ओर जाती दिख रही है। जी हाँ, ये वही जगह है अकबर नगर, जहां पर आप मिट्टी का मलबा, चलते बुलडोजर दिनों में देख रहे थे, रातों में देख रहे थे, लेकिन आज यहाँ की तस्वीर पिछले कुछ महीनों में बदल गई है। ये अब अकबर नगर नहीं बल्कि सौमित्र वन बन गया है। 10 जून 2024 को 12 बुलडोजर पहुंचकर यहाँ पर घर गिरा रहे थे और पूरा इलाका 9 जून यानी से 18 जून 2024 तक जमींदोज हो गया था। 24 एकड़ का एरिया मलबे से भर गया था, लेकिन अब यहाँ पर तकनीकों से लैस पूरा एक इलाका बन गया है, जिसे कि अकबर नगर नहीं बल्कि अब सौमित्र वन कहा जा रहा है। कुकरेल नदी के किनारे इस सौमित्र वन का निर्माण गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर किया जा रहा है, जहां करीब 6000 बड़े और 4000 छोटे पेड़ लगाए गए हैं, जिन्हें लगाने में जापानीज तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से 1 वर्ग मीटर में 3 से 4 पेड़ लगाए गए हैं और सभी अलग अलग होते हैं। इन पेड़ों में शीशम, जामुन, बेल, आम, इमली, आंवला, कटहल, अमरूद समेत 32 प्रजाति के पेड़ शामिल हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो पहले जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए एक शेड इस तरह के बनाए जा रहे हैं। आपने इस तरह के तमाम शेड जनेश्वर मिश्र पार्क के अन्य पार्क में भी देखे होंगे, वैसे ही कुछ तरह के शेड यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जिनको यहाँ पर एक स्वरूप दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप बीच के एरियाज को देखेंगे तो यहाँ पर घास वगैरह पूरी तरीके से पाटी गई है और सामने जो है वो तमाम तरीके की स्पीशीज के पेड़ जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से सौंदर्यीकरण करने की कवायद यहाँ पर है। साफ सफाई लगातार चल रही है। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो वो कुकरेल झील, कुकरेल नदी जिसे कहते हैं, वो एरिया है, उसको बैरिकेड किया गया है। वहाँ पर एक शील्ड लगाई गई है। अब उसको रिवर फ्रंट के रूप में ढाला जाए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, उन्होंने साफ कहा है। कुल मिलाकर करीब 10 एकड़ में फैले इस पार्क का दूसरा हिस्सा तैयार नजर आ रहा है, तो एक हिस्से में अभी भी काम जारी है। लोगों के चलने के लिए सीमेंट की सड़क बनाई गई है। जिस जगह पर ये पार्क बनाया जा रहा है, सरकार का दावा है कि वहां भू माफिया ने अवैध तरीके से बस्ती बसा दी, जिसके चलते कुकरेल नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया और वो एक गंदे नाले में तब्दील हो गई। लेकिन सरकार ने नदी बचाने के लिए अवैध निर्माण के खिलाफ पिछले साल कार्रवाई की। हालांकि इस कार्रवाई की जद में कई परिवार भी आए, मगर उन परिवारों को प्रशासन ने LDA की मदद से आवास देकर पुनर्वास कर दिया और खाली कराई गई जमीन पर जनता के लिए सौमित्र वन पार्क तैयार कराया जा रहा है, जो 10 एकड़ में फैला है। सौमित्र वन पार्क का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के आखिर तक इसके द्वार जनता के लिए खोल दिए जाएंगे।
यहाँ पर भी रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है। कुकरेल नदी को साफ करने का कार्यक्रम चल रहा है और इस पूरे पार्क को अगर आप देखेंगे तो यहाँ आने वाले वक्त में आपको केवल पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। एलडीए के अंतर्गत ये आता है और पूरी तैयारी एलडीए, नगर निगम आदि विभागों की है कि इसे समय रहते पूरा किया जा सके, जिससे जो लखनऊ वासी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं नेचर से रूबरू होने का उन्हें एक और मौका मिल सके। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एक ऐसी मशीनी मछली की जो देश में हजारों की संख्या में मौजूद बांधों की सेहत बताएगी, जिससे वक्त पर उनकी मरम्मत की जा सकेगी। आईआईटी मंडी ने जिस अंडर वाटर व्हीकल को तैयार किया है उससे न सिर्फ बांधों के अंदर गाद का स्तर का पता चलेगा, बल्कि पानी के अंदर वेल्डिंग और कटिंग जैसे कठिन काम भी आसानी से किए जा सकेंगे। यानी कि बांधों की मरम्मत के इस महारथी की वजह से 50 साल से भी पुराने बांध जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। बूढ़े और कमजोर बांधों के टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है और बाढ़ जैसे हालात में इनका टूटना आपदा को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है और इसीलिए बांधों की उम्र को देखते हुए उनकी लगातार मरम्मत की जरूरत होती है। फिक्सचर्स अंडर वाटर व्हीकल की वजह से बांधों की देखभाल, रख रखाव और संरक्षण बेहद आसान हो जाएगा। देश के आर्थिक विकास में बांधों का भरपूर योगदान है। ढांचागत सुविधाओं में सुधार के साथ सिंचाई और पीने के पानी के लिए जल आपूर्ति, बिजली उत्पादन के साथ बाढ़ नियंत्रण में भी वो बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस वक्त देश में हजारों की संख्या में कई छोटे बड़े बांध अपना योगदान दे रहे हैं। इनमें से कई उम्र दराज भी हो चुके हैं, जिनकी सेहत का पता लगाने के लिए आईआईटी मंडी ने एक अंडर वाटर व्हीकल तैयार किया है, जिसका नाम फिक्स्ड थ्रस्ट अंडर वाटर व्हीकल है। अभी आप जो देख रहे हो पहला कॉन्फ़िगरेशन है फिक्स्ड थ्रस्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसको लेते हुए हम एक्चुअली अंडर वाटर में कोई भी मतलब कैमरा के हिसाब से, सोनार के हिसाब से एक्चुअली कुछ सर्वे करना है तो ये यूज़ कर सकते हैं। इस जैसे व्हीकल्स को हम अच्छे सेंसर्स फिट करेंगे तो उसके हिसाब से हम कितना सिल्ट डिपॉजिट हुआ है और उसके बाद अगर डैम में कोई क्रैक्स हैं तो उसको हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं और इसमें कैमरा लगाया भी गया है। मोटे तौर पर 50 साल बीतने के बाद बांध में पुरानेपन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और वो कमजोर होने लगते हैं। ऐसे में उन्हें वक्त वक्त पर मरम्मत की जरूरत पड़ती है, जो एक बेहद मुश्किल काम है, जिसे आसान बनाने के लिए ही मैनिपुलेटर नाम का फीचर इस व्हीकल में लगाया गया है, जिससे कम समय में ज्यादा सटीकता के साथ बांध की मरम्मत की जा सकती है। इस दौरान पानी के अंदर वेल्डिंग और कटिंग जैसे कठिन काम भी आसानी से किए जा सकते हैं। इसमें एक मैनिपुलेटर भी लगाया हुआ है, वो थर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। उससे हम एक्चुअली अभी तो लोग को हम मतलब आदमी को नीचे भेजते हैं, डाइवर्स को, तो उनको रिमूव करते हुए एक्चुअली जो भी छोटे छोटे काम है लाइक अंडर वाटर वेल्डिंग, कटिंग, ऐसे चीज़ें हम एक्चुअली उस मैनिपुलेटर के ज़रिए से हम कर सकते हैं। ऑलरेडी इसमें मैनिपुलेटर फिटेड है और हमने कुछ एल्गोरिदम्स भी इसके ऊपर टेस्ट किए हैं एंड ये मतलब अभी सक्सेसफुली भी फील्ड में भी टेस्ट कर लिए हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में 6,138 बांध हैं, जिनमें 1,065 बड़े बांध हैं जो 50 से 100 साल पुराने हैं, जबकि 224 बांध ऐसे हैं जो 1 सदी से भी ज्यादा पुराने हैं। ऐसे में समय के साथ नदियों पर बने पुराने बांध एक बड़ी आबादी के लिए खतरा बन सकते हैं। यही वजह है कि पुराने बांधों से पैदा होने वाली चुनौतियों और आपदाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 लागू किया गया है। इसके अलावा बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण को भी लागू किया जा रहा है, जिसका मकसद 19 राज्यों और 3 केंद्रीय एजेंसियों के तहत आने वाले 736 बांधों का पुनर्वास करना है, ताकि बांध सिंचाई और बिजली उत्पादन उद्देश्यों के अलावा बाढ़ को कम करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
वहीं उत्तराखंड की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और इस पावन और पवित्र यात्रा की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। यात्रा के लिए अब तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आ रही है चार धाम यात्रा की पावन बेला। खुलेंगे चारों धाम, भक्तों का लगेगा मेला। देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस पावन पवित्र यात्रा की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। माना जा रहा है कि इस धार्मिक यात्रा में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन और प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में यात्रा मार्ग को सुगम बनाया जा रहा है और इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। दिया है कि हर गाँव में एक सचिवालय स्तर के सचिव स्तर के अधिकारी जाएंगे और वहाँ पर व्यवस्थाएं देखेंगे और शासन को अवगत कराएंगे कि इस बार व्यवस्था ठीक है या नहीं। इसी के तहत हम यहाँ गंगोत्री धाम को देखने के लिए आए हैं और आज यहाँ पर सारी होटल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से यहाँ पर मीटिंग हुई है। अभी रास्ते में हम व्यवस्थाएं देखते हुए जाएंगे और वहाँ पर तीर्थ पुरोहितों से भी हम गंगोत्री में बैठक करेंगे और जो भी समस्या आएगी वो हम शासन को अवगत कराएंगे। वैसे तो साल दर साल इस पावन पवित्र यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता रहता है, लेकिन इस बार अभी तक चार धाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चार धाम यात्रा के लिए अब तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है, जिसमें सबसे अधिक केदारनाथ धाम के लिए 4,50,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि बद्रीनाथ धाम के लिए 4,05,000 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। वहीं गंगोत्री धाम के लिए 2,46,243, जबकि यमुनोत्री धाम के लिए 2,36,489 श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस बार चार धाम यात्रा के लिए 60% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाना है। हालांकि श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं, लिहाजा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी जल्द शुरू किया जाएगा। जो उत्तराखंड सरकार की रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी है और सीमित संख्या की जो पॉलिसी है उस पर बात रखी है। अभी गवर्नमेंट ने है जो संख्या निर्धारण वो ऑफिशियली तो नहीं किए, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल अभी यमुनोत्री धाम का फुल हो चुका है 8 मई से लेकर 20 मई तक। अब ऑनलाइन फुल होने के कारण जो यात्री गंगोत्री आना चाहता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों धाम के दर्शन करना चाहता है, उसको स्लॉट फुल होने के कारण वो बुकिंग नहीं कर पा रहे। अहम बात यह भी है कि चार धाम यात्रा का मार्ग उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों से होकर गुजरता है। ऐसे में श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान सावधानी बरतनी भी बेहद जरूरी है। मसलन यात्रा के दौरान जरूरी और ऊनी कपड़ों को साथ में रखें। बुजुर्ग यात्रियों को यात्रा के दौरान जरूरी दवाइयां अपने साथ रखनी चाहिए। चढ़ाई वाले रास्तों पर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते पीते रहना चाहिए। किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। जाहिर है चार धाम यात्रा शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में भक्तों का जोश और उत्साह भी बढ़ने लगा है, क्योंकि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही इसी दिन यमुनोत्री धाम में भी यात्रा शुरू हो जाएगी, जबकि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और आखिर में 4 मई को बद्रीनाथ धाम में भक्त दर्शन पूजन कर सकेंगे। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और अब तीर्थ यात्रियों को बेसब्री से उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब चारों धामों के कपाट खुलेंगे और दर्शन पूजन कर भक्तों की पवित्र चार धाम यात्रा सफल होगी। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।